आज पढ़ेंगे अपन मोनोहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में। मोनोहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट पाइसम सैटिवम के 7 कैरेक्टरिस्टिक 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर स्टडी किए। टेक्निक जो मेंडल ने डेवलप की दैट वाज इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। यूजिंग दिस टेक्निक मेंडल परफॉर्म 2 सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। वन वाज मोनोहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जहां पर सिंगल कैरेक्टर और सिंगल जीन वाज कंसीडर्ड एट अ टाइम। सेकेंड क्रॉस था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट था डाइहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जिसमें मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स या 2 जीन की स्टडी को, उनके इनहेरिटेंस पैटर्न को एक साथ स्टडी किया था। पहले मेंडल ने मोनोहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। इन मोनोहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मेंडल क्रॉस्ड टॉल पी प्लांट, प्योर टॉल प्लांट विद प्योर ड्वार्फ प्लांट। टॉल का जीनोटाइप कैपिटल T थी क्योंकि एक जीन में 2 एलील प्योर पेरेंट्स में टेकन। ड्वार्फ का स्मॉल t, these were parents। जब एक प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को क्रॉस किया गया तो इसमें सिंगल टाइप ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड विद कैपिटल T। इट प्रोड्यूसेस वन टाइप ऑफ गैमेट विद स्मॉल t। तो ये है गैमेट्स। Now these 2 gametes fuse to produce F1 generation. This is first phylal generation or F1 generation. F1 में सारे individuals tall है. Hybrids are heterozygous, but the character which was expressed was tall. Now this F1 hybrid was allowed to undergo selfing. जब F1 हाइब्रिड में सेल्फिंग होती है तब 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे। लास्ट क्लास अपन ने पढ़ा था नंबर ऑफ गैमेट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉर्मूला 2 to the power 1 वेयर n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन कंसीडर्ड। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, 2 to the power 1। 2 तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। एक जीन की 2 एलील में से एक ही एलील एक गैमेट में जाती है, यानी 50% गैमेट के पास कैपिटल T, 50% गैमेट के बाद स्मॉल t आएगी। These are male gametes. Similarly, female gametes का प्रोडक्शन कैपिटल T, स्मॉल t। जब इन्हें क्रॉस किया गया कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T विद स्मॉल t, कैपिटल T विद स्मॉल t एंड स्मॉल t विद स्मॉल t। 4 इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए। आउट ऑफ दिस 4 इंडिविजुअल 1, 2, 3 were phenotypically tall। दिखने में ये 3 टॉल थे क्योंकि इनमें डोमिनेंट एलील प्रेजेंट थी। एक ड्वार्फ था क्योंकि इसमें डोमिनेंट एलील एब्सेंट थी। सो फिनोटाइपिक रेशियो वाज फिनोटाइपिक रेशियो जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद ऑब्टेन किया दैट वाज 3:1। 3 tall, 1 dwarf individual. 3 individuals were tall and 1 was dwarf. Genotypic ratio was इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या ऑब्जर्व किया गया? इन 3 टॉल में से एक होमोजाइगस टॉल है। दिस वन इज होमोजाइगस टॉल। ये दोनों हेटेरोजाइगस टॉल है और ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। जीनोटाइप या जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस नेचर के अकॉर्डिंग। सो जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाज 1:2:1। 1 homozygous tall, 2 heterozygous tall and 1 homozygous dwarf individual was obtained. So this was Mendel monohybrid cross. इस एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने पहले क्रॉस किया, फिर रेसिप्रोकल क्रॉस किया। रेसिप्रोकल क्रॉस जो अपन ने लास्ट क्लास पढ़ा था क्या है? सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन वाज रिवर्स्ड। इस तरह से जो 7 पेयर मेंडल ने स्टडी किए थे, हर पेयर ऑफ कैरेक्टर के लिए मेंडल ने क्रॉस परफॉर्म किया, रेसिप्रोकल क्रॉस परफॉर्म किया और सबके डेटा, सबकी वैल्यूज, फिनोटाइपिक रेशियो
as well as genotypic ratio was found to be same. Phenotypic ratio was 3:1, genotypic ratio was 1:2:1. इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद पहले दो लॉ प्रपोज किए गए. फर्स्ट, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. This is known as law of dominance. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? मेंडल ने अपने इस क्रॉस के बाद ऑब्जर्व किया कि F1 इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है. मेंडल ने एक टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया और F1 हाइब्रिड ऑब्टेन किया. बट व्हाट वाज ऑब्जर्वेशन? F1 हाइब्रिड में सिर्फ एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. द कैरेक्टर व्हिच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 हाइब्रिड इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर. Character which cannot express in presence of dominant is known as recessive character. यानी मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, उस F1 हाइब्रिड में what was observed? Only one character expressed itself. The character which expressed itself in monohybrid cross was known as dominant character. Character which cannot express in presence of dominant is known as recessive character. This is known as Mendel's first law. So what is there in first law? According to first law, one character or allele expresses itself in F1 hybrid, which is known as dominant and the other allele which fails to express itself in F1 is known as recessive allele. Is known as recessive allele or the character is known as recessive. यानी इसके अकॉर्डिंग जब भी दो प्योर पेरेंट्स को क्रॉस किया जाए जिसमें एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करें, तो एक जीन की दो एलील में से केवल एक एलील अपने आप को F1 में एक्सप्रेस करती है. एलील जो अपने आप को F1 में एक्सप्रेस करती है उसे क्या कहा जाएगा? डोमिनेंट एलील. Allele which fails to express itself in F1 or in presence of dominant is known as recessive allele. So this is Mendel's first law known as law of dominance. Okay. Second law जो मेंडल ने प्रपोज किया था is law of segregation. सेग्रीगेशन वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है सेपरेशन. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब गैमेट फॉर्मेशन के वक्त एलील सेग्रीगेट होती है या सेपरेट होती है और दो में से एक ही एलील एक गैमेट में एंटर करती है. यानी दिस लॉ इज ऑफ यूनिवर्सल अकरेंस, कोई एक्सेप्शन नहीं है. गैमेट फॉर्मेशन के वक्त मियोसिस होगी, मियोसिस के वक्त एलील्स का सेग्रीगेशन होता है और दो में से एक ही एलील एक गैमेट में एंटर करती है. यहाँ पर दो एलील में से एक एंटर कर रही है. इस केस में दो एलील में से 50% गेट्स रिसीव्स कैपिटल T, 50% रिसीव्स स्मॉल t. एलील सेग्रीगेट्स और सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. गैमेटिक फॉर्मेशन के वक्त एलील का सेग्रीगेशन या सेपरेशन होता है. इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, alleles segregates or separates from
each other and only one allele enters one gamete. एलील हमेशा सेपरेट होगी, सेग्रीगेट होगी, और दो में से केवल एक एलील ही एक गैमेट में एंटर होती है. इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है. अब इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं. अब यहाँ पर F1 में टॉलनेस और ड्वार्फनेस की एलील दोनों एक साथ है. एलील फॉर टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर इन F1 इंडिविजुअल, बट गैमेट फॉर्मेशन के वक्त एलील्स अलग होती हैं. और F2 में ये चार इंडिविजुअल जो बने ये F2 जनरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. F2 में फिर से ड्वार्फ इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है. इसका मतलब टॉलनेस और ड्वार्फनेस की एलील एक साथ रहने के बाद भी अपने कैरेक्टर के लिए प्योर रहती है. दे नेवर कॉन्टैमिनेट्स ईच अदर. दिस सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. Law of purity of gametes. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है. एलील्स एक या एक से ज्यादा जनरेशन तक एक साथ रहने के बाद भी अपने कैरेक्टर के लिए प्योर होती है. वो एक दूसरे को कॉन्टैमिनेट नहीं करती. F1 इंडिविजुअल में टॉलनेस और ड्वार्फनेस की एलील एक साथ प्रेजेंट है, बट F2 में ये फिर से अलग होती हैं. टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट दोनों रीअपीयर होते हैं. So it means that though the alleles stay together for one or more generation, but they do not contaminate each other. On separating, alleles हमेशा अपने कैरेक्टर के लिए प्योर रहती हैं और अपने प्योर कैरेक्टर को प्रोड्यूस करती हैं. इसलिए इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और भी एक नाम दिया गया है, वो है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. सो मोनोहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बाद मेंडल ने ये दो लॉ प्रपोज किए थे. बट जैसे अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा, एक्चुअली मेंडल ने कोई लॉ नहीं दिया था. मेंडल के सारे डेटा को, सारे वर्क को लॉ का नाम, लॉ के फॉर्म में कार्ल फोरेंस ने प्रपोज किया था. ठीक है. तो मोनोहाइब्रिडाइजेशन क्रॉस याद रखना है. फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, genotypic ratio 1:2:1. Two laws were proposed. Law of dominance, जिसके अकॉर्डिंग एक एलील हमेशा एक्सप्रेस करेगी उसे डोमिनेंट एलील कहा जाएगा. जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी उसे रिसेसिव एलील कहा जाएगा. सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है. ओके. अब इसके बाद मेंडल ने डाई हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. Second experiment was dihybridization. Experiment. Dihybridization experiment में two pairs of genes, two pairs of characters were considered simultaneously. मेंडल ने tall plant with red flower को क्रॉस किया dwarf plant with white flowers. Tallness T, pure tall was taken, pure red was taken, was crossed with pure dwarf, pure white. मेंडल ने tall plant दो कैरेक्टर कंसिडर किए. Tall plant with red flower was crossed with dwarf plant having white flower. इसमें जब गैमेट्स बनेंगे, एक ही तरह के गैमेट का फॉर्मेशन, T से एक एलील, R से एक एलील. Similarly, it produces one type of gamete, T से एक एलील, R से एक एलील. जो F1 इंडिविजुअल बना वो कैसा हेटेरोजाइगस होता है. This is F1, which is
हेटेरोजाइगस। F1 किस तरह का नजर आएगा? टॉल, क्योंकि टॉलनेस की एलील डोमिनेंट है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी विद रेड फ्लावर बिकॉज रेड कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट. नाउ दिस F1 इंडिविजुअल वाज अलाउड टू सेल्फ अंडरगो सेल्फिंग. इसके बाद F2 जनरेशन का प्रोडक्शन किया गया. जब F1 में सेल्फिंग होती है, नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर्म 2 टू द पावर n. दो हेटेरोजाइगस जीन पेयर है, 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4 गैमेट्स बनेंगे. 4 गैमेट्स, कैपिटल T कैपिटल R, डोमिनेंट T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r. ये 4 तरह के मेल गैमेट्स. सिमिलरली 4 तरह के फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन. कैपिटल T इसी ऑर्डर में लिखेंगे सो दैट जो क्रॉस बनेगा उसकी एनालिसिस इजी हो जाएगी. कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r. ठीक है. अब इन्हें अगर क्रॉस करें, फर्स्ट दिस मेल गैमेट इज क्रॉस्ड विद दिस. राइटिंग कन्वेंशन, पहले एक जीन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरी लिखेंगे. पहले हमेशा डोमिनेंट लिखी जाएगी, उसके बाद रेसेसिव लिखा जाएगा. This is crossed with this. Now this will be crossed with this. Capital T, small t, capital R, capital R. Then again first with this. Capital T, small t, capital R, small r. Okay. Now second gamete with first one. Capital T, capital R, small r. This one is crossed with this. Capital T, both small r. Capital T, small t, capital R, small r. Now this is crossed with the last one. Capital T, small r, small r. Okay. Now third gamete, third female gamete is crossed with first male gamete. Dominant, recessive, dominant, dominant. Okay. Then dominant T, recessive R, dominant R, recessive R. Then these two are crossed. Both recessive, both dominant. Similarly, these two will be crossed. Small t, capital R, small r. Okay. Last में female gamete is crossed. Capital T, capital R, small r. These two are crossed. Capital T, small r, small r. Small t, capital R, small r. Now both these last one are crossed. Small t, capital R, small r, small r. So 4 types of male gametes and 4 types of female gametes are there, which produces 16 progenies in F1. तो सबसे पहली चीज F2 में कितने प्रोजेनीज? 16 प्रोजेनीज का फॉर्मेशन. ये 16 प्रोजेनीज किस रेशियो में डेवलप होते हैं? नाउ डोमिनेंट T यानी टॉल रेड 1, this one will be tall red second, this one will be tall red third, tall red fourth, then tall red fifth, tall red sixth, tall red, this one is also tall red, this one is also tall red. Now you have to see कि जिनके पास भी एक डोमिनेंट T है वो टॉल है, एक डोमिनेंट R है वो रेड है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 individuals are there which are tall with red flower. Okay. Now come to next. We'll be seeing how many are there with. This is tall with white flower. This one is also tall with white flower, and this one is also tall with white flower. Dominant T produces tall character, but white flowers are there due to recessive gene. Dominant T produces tall character, but white flower. So 3 individuals are there which are tall with white flower. So 3 individual का production जिसमें tall और white flower develop होते हैं. Now this one tall red, dwarf red flower, dwarf red flower, and dwarf red flower. So next comes 3 individuals are there which are dwarf with red flower,
And the last one which is remaining, this one is parental type, dwarf, white flower. तो इस क्रॉस का, इस डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ? फिनोटिपिक रेशियो is 9:3:3:1. फिनोटिपिक रेशियो आया 9:3:3:1. अब इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? जीनोटिपिक रेशियो फाइंड करते हैं. जीनोटिपिक रेशियो में क्या है? जीन टाइप देखने हैं कि होमोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, या किस फॉर्म में ये एक्चुअली पाए जा रहे हैं. पहले अपन इन 9 को देखें. दिस वन इज होमोजाइगस फॉर बोथ द जीन पेयर. ये दोनों पहले के लिए होमोजाइगस है, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस है. ये दोनों पहले जीन के लिए हेटेरोजाइगस, सेकंड के लिए होमोजाइगस. दीज 4 आर ऑफ वन टाइप. सो 9 में क्या सेग्रीगेशन देखा गया? 1 2 2 4. यानी ये जो 9 है, these 9 are phenotypically tall with red flower, but genotypically they vary in their genetic composition. homozygous और heterozygous nature में vary कर रहे हैं. ठीक है. Now come to these 3. इन 3 में से ये दोनों एलील के लिए homozygous है, और ये एक के लिए heterozygous और एक के लिए homozygous. These two are identical. So these 3 tall white can be written as 1:2. Similarly, next these 3 both homozygous for both the gene, homozygous for one, heterozygous for another. So this can be written as 1:2. Last one is 1. So genotypic ratio क्या आया? 1:2, 2:2, 2:4, 1:2, 2:2, 1:2, 2:1. This is genotypic ratio. इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितने फिनोटाइप्स का प्रोडक्शन हुआ? टॉल रेड, टॉल व्हाइट, ड्वार्फ रेड एंड ड्वार्फ रेड. यानी फिनोटाइप कितने प्रोड्यूस हुए? 4. फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 9:3:3:1. 4 फिनोटाइप जो फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 में प्रोड्यूस हो रहे हैं. जीनोटाइप्स का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. The number of genotype produced is 9. 9 genotypes का प्रोडक्शन जो किस रेशियो में प्रोड्यूस हुए? 1:2:2:4:1:2:1:2:1. So डाइहाइब्रिड क्रॉस में व्हाट वी ऑब्जर्व कि 2 पेरेंटल टाइप के अलावा रेड एंड व्हाइट, टॉल एंड रेड इज अ पेरेंटल टाइप, dwarf and white is a parental type. इस 2 पेरेंटल टाइप के अलावा 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप्स का भी प्रोडक्शन होता है, टॉल व्हाइट एंड ड्वार्फ रेड. ये कैसे हैं? रिकॉम्बिनेंट टाइप होते हैं. सो इसके बाद मेंडल ने अपना थर्ड लॉ प्रपोज किया. थर्ड लॉ, इट इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. Mendel's third law is known as law of independent assortment. इस law of independent के assortment के अकॉर्डिंग जब भी 2 या 2 से ज्यादा जीन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर किया जाता है, तो पहले एलील्स रैंडमली सेपरेट होंगी, they separate from each other, then recombines independently to form altogether new combinations. यानी पेरेंटल टाइप में टॉल एंड रेड एक ही गैमेट है, ड्वार्फ व्हाइट का एक गैमेट है, बट F1 जब सेग्रीगेट होता है, गैमेट फॉर्म करता है, तब 4 तरह के गैमेट बने हैं. टॉलनेस की एलील व्हाइट कलर के साथ, ड्वार्फनेस की एलील रेड कलर के साथ भी डेवलप हो रही है, जो फिर मिलकर ये 2 नए कॉम्बिनेशन टॉल व्हाइट और ड्वार्फ रेड प्रोड्यूस करते हैं. तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मींस व्हेन 2 or more than 2
genes are considered in hybridization then alleles segregates during gamete formation and then recombines independently to form altogether new combination. यानी जब भी हाइब्रिडाइजेशन में दो या दो से ज्यादा जीन्स को एक साथ कंसिडर किया जाए, देन एलील सेग्रीगेट्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. हमने ये पढ़ा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल एप्लीकेशन वाला है, इसलिए एलील्स पहले सेग्रीगेट होती हैं, देन दे रिकम्बाइंस टू फॉर्म ऑल टुगेदर न्यू कॉम्बिनेशन. यानी पेरेंटल टाइप में वी हैड टू प्लांट्स, टॉल रेड एंड ड्वार्फ व्हाइट, बट F2 में अपन को चार तरह के प्लांट्स मिले, टॉल रेड, ड्वार्फ व्हाइट, इसके अलावा टॉल व्हाइट और ड्वार्फ रेड, दो नए कॉम्बिनेशंस का भी फॉर्मेशन हुआ. इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है, जहां एलील्स सेग्रीगेट होती है और रिकम्बाइन करके बिल्कुल नए कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करती है. ठीक है, अब इस क्रॉस में से जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट वी शुड रिमेंबर इज 16 में से सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है जो होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट वाला है. यानी ये पॉइंट याद रखना है कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन इज ऑफ रेयर अकरेंस. होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन रेयरली अकर करती है, रेयर अकरेंस वाली है. 16 में से केवल एक इंडिविजुअल ऐसा डेवलप होता है जो होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट को शो करता है. ओके, इन दिस क्रॉस दिस इज 1 2 3 एंड 4. ये चार इंडिविजुअल ऐसे हैं जो अपनी दोनों एलील्स के लिए होमोजाइगस होते हैं. So out of 16, 4, that is 25% are homozygous for both their genes. Similarly, this one, out of this 16, 4 individuals are there which are heterozygous for both their genes. ये 4 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो अपनी दोनों जीन के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में अकर करते हैं. बाकी जो बच रहे हैं इंडिविजुअल्स, ये एक के लिए हेटेरोजाइगस, एक के लिए होमोजाइगस. यानी 50% आर देयर व्हिच आर होमोजाइगस ओनली फॉर वन पेयर ऑफ जीन एंड दे आर हेटेरोजाइगस फॉर अनदर पेयर ऑफ जीन. अब इन फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. एक बार अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस अपन अच्छी तरह समझ लें तो रेशियोज वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट कैन बी इजीली डन विदाउट मेकिंग अ क्रॉस. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, out of 16, this diagonal 4 individuals are there which are homozygous for both their gene pairs. Okay, this diagonal 4 individuals are there which are heterozygous for both their gene pairs. यानी ये चार इंडिविजुअल ऐसे जो अपनी दोनों जीन के लिए हेटेरोजाइगस स्टेट में अकर करते हैं. रिमेनिंग जो 8 हैं, 15% इंडिविजुअल्स आर देयर which are homozygous for one as well as they are heterozygous for the other pair. Okay, so dihybrid cross, monohybrid cross, मेंडल ने 3 लॉ प्रपोज किए. पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस. दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहा जाता है. तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल ने अपनी डाईहाइब्रिड क्रॉस के बाद प्रपोज किया था. ओके,